वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल विटामिन में क्या डिफरेंस है? वो विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है उन्हें वाटर सॉल्युबल कहते हैं, और जो फैट सॉल्युबल है उन्हें फैट सॉल्युबल कहते हैं। ये डॉक्टर काशिफ है। कौन कौन से होते हैं? एंड फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई एंड के आते हैं। ठीक है, और बाकी जो है सारे वो कौन से हैं, वो वाटर सोलुबल है। ठीक है। बायोकेम में हमने बायोकेम का वैसे मेजर चंक जो है ना, हमने बाकी सारे चैप्टर्स के साथ कवर किया हुआ है। यहाँ पे मेन हम न्यूट्रिशंस देखेंगे, विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स, इनका रोल हमारी बॉडी में क्या है। अच्छा देखिए, विटामिन बी वन का नाम क्या है? थायमीन। ठीक है। विटामिन बी टू क्या है हमारे पास? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री को क्या कह रहे हैं? नियासिन। और इस साथ में ना ये जो डायग्राम शो की हुई है, इसके साथ बताया भी हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। देखो, बी1 इसके साथ थायमीन के साथ देखो कॉर्न बना हुआ है, मतलब जो व्हीट और कॉर्न्स वगैरह है उन सब में क्या आता है हमारे पास? थायमीन है। ठीक है, एक मिनट बच्चों। अच्छा देखें, बी टू को क्या कह रहे हैं हम? राइबोफ्लेविन कह रहे हैं। ठीक है, इसमें साथ देखो फिश बनी हुई है, मशरूम्स वगैरह बनी हुई है, यीस्ट बनी हुई है। अच्छा, साथ में बी थ्री को क्या कह रहे हैं? नियासिन कह रहे हैं। ठीक है, इसमें भी देखो फिश और मिल्क प्रोडक्ट रखे हुए हैं। साथ में है विटामिन बी फाइव को क्या कहते हैं आप? पेंटाथिनोइक एसिड। बी सिक्स को क्या कह रहे हैं? पायरिडॉक्साइन। अच्छा, आप मुझे जल्दी से मॉर्निंग सिकनेस के लिए क्या दे रहे हैं? पाइरोक्साइन। हाँ जी, यही पायरिडॉक्साइन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन बी सेवन को क्या कहते हैं? बायोटिन। इसमें देखो ऊपर लिवर बना हुआ है और साथ में मिल्क प्रोडक्ट रखी हुई है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फोलेट क्या है? बी9, विटामिन बी9। ठीक है, और विटामिन बी12 क्या है हमारे पास? कोबालामिन। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के, ठीक है, इसमें भी देखो आपका लिवर बना हुआ है, चाइल्ड दिखाया हुआ है। इसमें मतलब उसकी डेफिशिएंसी वगैरह को शो कराया हुआ है, साथ में प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, विटामिन ई, टोकोफिरोल, और साथ में विटामिन डी, कोलिकैल्सिफिरोल। ठीक है, ये होगा आपके विटामिन्स। अच्छा, सबसे पहले देखो विटामिन बी वन क्या है? थायमीन। थायमीन में किस लिए होता है? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस जितने भी हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, उसके लिए जरूरी है आपका थायमीन। ठीक है, उसमें क्या एक्ट करता है? एज अ डीहाइड्रोजिनेज। उस एंजाइम को ये एक्टिवेट कर रहा होता है, डीहाइड्रोजी एंजाइम को बूस्ट अप कर रहा होता है, उसके लिए जरूरी है। ठीक है, और ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है 2 कार्बन यूनिट को। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोफ्लेविन बी टू क्या है? ये भी रेडॉक्स रिएक्शन में काम आता है, और बी3 ये भी रेडॉक्स रिएक्शन में काम आता है। इसमें क्या होगा? रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास बी फाइव क्या है? पेंटाथेनोइक एसिड। इसे को इंजाइम ए के तौर पे एक्ट करता है, एसाइल ट्रांसफरेज करता है। जैसे पायरुवेट से एसाइल को ए, ठीक है, उसमें जरूरत है आपके पेंटाथेनोइक एसिड की। उसके बाद फैटी एसिड से भी एसाइल को इंजाइम ए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद फैटी एसिड, उसमें भी कोएंजाइम ए की जरूरत है। इसके अलावा जो ट्राइसाइक्लिक टीसीए जो पाथवे है आपका, ठीक है, उसमें भी क्या चाहिए आपका? पेंटाथेनोइक एसिड चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लिपोइक एसिड, उसमें भी एसाइल ट्रांसफर होगा। पायरिडॉक्साइन बी6, इसे क्या कहते हैं? ट्रांस इमाइनेशन कहते हैं। ट्रांस इमाइनेशन में क्या है हमारे पास? ट्रांस इमाइनेजेस आते हैं, जैसे ALT AST, इन सब में क्या काम आता है आपका? ये पेरिडॉक्साइन। उसके बाद बायोटिन बी7 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है, ऐड करेगा 2 कार्बन एटम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है बी9, ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है 1 कार्बन यूनिट, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद बी12 कोबालामीन, ये क्या करता है? अल्कलाइनेशन करता है, आइसोमेरेसिस और म्यूटेसिस, इन सब की हेल्प करता है, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है।
नेक्स्ट है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड। इसने क्या करना है, हाइड्रोक्सीलेज रिएक्शन को जो है ना इंक्रीज करना होता है, ठीक है। और जो आपका है विटामिन के, इसने क्या करना है, कार्बोक्सिलेज रिएक्शंस में हेल्प करनी है। और जो विटामिन ई है, ये क्या है, एक्ट करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन डी आपको पता है कि मिनरल है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। और विटामिन ए जो है ये भी एंटी ऑक्सीडेंट है, और इसमें एक चीज है रोडोप्सिन, जिसकी वजह से जो तो फिर क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह ये उसमें इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं पहला थायमीन। मैम काइंडली ये वाले पिक्चर फिर ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इसमें बताया हुआ है आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। वाटर सॉल्युबल में आता है हमारे पास B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी। जबकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो कौन से हैं, डेक न्यूमोनिक है इसका, DAKE, ठीक है। डेक, ये क्या है, सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इनने क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन डिपेंड करती है गट जैसे आइलियम पे एंड पेंक्रियास, ठीक है। डेक डेफिशिएंसी अकर इन, डेक मतलब यही विटामिन डी, ई और ए, ठीक है। इन सब की डेफिशिएंसी किस में होगी, टोटल पेंक्रियाटेक्टमी में और सिस्टिक फाइब्रोसिस में। इन दोनों में क्या होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ऑल वाटर सॉल्युबल विटामिन वॉश्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एक्सेप्ट, सारे वॉश आउट हो जाते हैं सिवाय किसके, B12 और फोलेट के, क्योंकि इनके स्टोर रहते हैं इनटू द लिवर। अच्छा मुझे बताओ, फोलेट के ज्यादा स्टोर रहते हैं या B12 के लंबे अरसे तक स्टोर रहते हैं। B12 B12, 2-3 ईयर तक रहते हैं, 2-3 ईयर तक। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आपको कैलोरिक रिक्वायरमेंट बताई हुई है एडल्ट में कि कितनी कितनी होती है किस किस चीज की। नॉर्मल एडल्ट में 40 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डे जरूरत होती है फॉर 70 kg, ठीक है। और एडल्ट विद कैटाबोलिज्म कितना होगी, 60 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डे। प्रोटीन हमें डेली कितना रिक्वायर होती है, 1 ग्राम पर किलोग्राम या फिर 56 ग्राम पर डे, ठीक है। और इसकी अगर परसेंटेज पूछे तो कितनी होगी, 10 to 35%। और ये आती होती है 10 to 35% के साथ भी MCQ आया हुआ है आपका, और 1 ग्राम के साथ भी MCQ आया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमें जरूरत है 2 ग्राम पर किलोग्राम, ठीक है। या फिर कितना परसेंटेज, 45 to 65। इसकी परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि कितना पर किलोग्राम जरूरी है, ये BCQ आए में। फैट, फैट हमें 0.5 ग्राम पर किलोग्राम जरूरी है या फिर 20 to 35%, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वैसे भी हमारा मेजर चंक जो होता है खाने में वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, कितना, 45 to 65%। उसके बाद क्या जरूरी है, फैट, फैट कितना होती है, 20 to 35%। और एंड में प्रोटीन, प्रोटीन हमें सिर्फ और सिर्फ 10 to 35% जरूरत है। उसके बाद फाइबर, फाइबर कितना जरूरी है, 25 ग्राम पर फॉर मेल एंड 28 ग्राम पर डे फॉर मेल और 25 ग्राम पर डे फॉर फीमेल। उसके बाद है कैलोरिक वैल्यू कि प्रोटीन हमें कितना दे रही है, कार्बोहाइड्रेट कितना दे रही है, इसका 1 ग्राम कितना दे रहा है, ठीक है। प्रोटीन से कितना होती है, 4.1 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी, फैट से 9.1 किलो कैलोरी और अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पायरिडॉक्साइन, सॉरी, B1 से स्टार्ट करते हैं। B1, विटामिन B1 क्या है हमारे पास, थायामीन। थायामीन क्या करता है, ये फैट सॉल्युबल है कि वाटर सॉल्युबल है, थायामीन। फैट सॉल्युबल। थायामीन फैट सॉल्युबल है, अभी तो बताया कि डेक वाटर न्यूमोनिक, वाटर वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल। ठीक है। और थायामीन मेनली हमारी ये जो हम गंदम खाते हैं, व्हीट, कॉर्न वगैरह, उन सब में क्या होती है, थायामीन होती है। अब थायामीन करती क्या है, ट्रांसफर टू कार्बन यूनिट और कार्बोक्सिलेशन रिडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स रिएक्शन में, हाँ ये ठीक है। थायामीन हाइड्रेट। थायमीन की डेफिशिएंसी देखो, थायमीन की डेफिशिएंसी में सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, बेरी, ठीक है। बेरी में क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एज अ पार्ट ऑफ बेरी सिंड्रोम। अच्छा, ये जो है ना, दो तरह की होती है, एक होती है ड्राई बेरी, एक होती है वेट बेरी। तो इसमें क्या है हमारे पास, वेट बेरी, ठीक है। इस बेरी ने क्या करना है, हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर करना है। अब हमारे पास कार्डियक आउटपुट फेलियर भी दो तरह
एक होती है हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर, एक होता है लो कार्डिक आउटपुट फेलियर, और ये आपका एमसीक्यू है। ठीक है, जो लो कार्डिक आउटपुट फेलियर है वो कौन काज करेगा? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, क्रोनिक हाइपरटेंशन और वल्वुलर हार्ट डिजीज। इसे मैंने याद किया था कि जो एमएस और डीसी है ये दोनों क्या है, ये हमें आउटपुट कम दे रहे होते हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह कम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एमएस से याद रखो, एमएस मतलब वल्वुलर हार्ट डिजीज, ये एक तो लो कार्डिक आउटपुट फेलियर है, और डी से कार्डियोमायोपैथी, और सी से क्रोनिक हाइपरटेंशन। हमारे पास हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर, इसे आपने याद रखना है। लो कार्डिक आउटपुट फेलियर में आता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, क्रोनिक हाइपरटेंशन, और साथ में वल्वुलर हार्ट डिजीज, जिस फल है एमएस, माइटल स्टेनोसिस। हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर में आता है थायरोटॉक्सिकोसिस, एनीमिया, डिजीज और प्रेगनेंसी। इन सब में आता है हमारे पास हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर। अच्छा, इसका एमसीक्यू हमारे पास आया हुआ है, वो आया हुआ है लो कार्डिक आउटपुट फेलियर अकर इन। आपके पास ऑप्शन है बेरी, एनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस या फिर माइटल स्टेनोसिस। mitral stenosis. डॉक्टर अनुज, अगर माइटल इसका स्टेनोसिस। इसका कंसेप्ट क्या होगा? हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर और लो कार्डिक आउटपुट फेलियर कह क्यों रहे हैं? मतलब वो रीजन तो फिर खुद ही बन जाएंगे अगर हमें इस चीज का पता हो तो। यार ये इसकी जो डिटेल है ना थायमीन की, ये पढ़ो, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाई कार्डिक और लो कार्डिक आउटपुट फेलियर क्यों कहा। ठीक है, अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ ना, अभी स्टार्ट है, इसे समझो, एंड पे फिर मैं बताती हूँ कि ये क्यों कहा। अच्छा देखो, थायमीन का फंक्शन पहले देखो क्या है। थायमीन एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर इन डीहाइड्रोजिनेज रिएक्शन, जैसे ब्रांच चेन कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, टीसीए साइकिल में हेल्प करता है ये। पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज, जो कि लिंक करता होता है ग्लाइकोलाइसिस को ट्राइसाइक्लिक सॉरी टीसीए साइकिल के साथ, और उसके साथ क्या है हमारे पास ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज कहाँ पे होता है? आपके एचएमपी शंट में होता है। अब B1 की डेफिशिएंसी से क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी से सबसे पहले होता है वर्निकी इनकेफ्लोपैथी। वर्निकी इनकेफ्लोपैथी क्या होती है? इसमें ना 3 चीजें आती हैं वर्निकी इनकेफ्लोपैथी में। कैन से CAN कैन, ठीक है। सी से क्या है हमारे पास? कन्फ्यूजन। ए से है एटेक्सिया, और एन से है निस्टिग्मस। वर्निकी इनकेफ्लोपैथी अलहदा है, कोसाकोफ सिंड्रोम अलहदा है। इसे हम एज अ होल क्या कहते हैं? वर्निकी कोसाकोफ सिंड्रोम। किसकी वजह से होता है? थायमीन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब अगर एक्यूट कंडीशन है, थायमीन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसमें क्या होगा? एटेक्सिया होगा, ग्लोबल कन्फ्यूजन होगी, ऑप्थेल्मोप्लेजिया या फिर निस्टिग्मस होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास कोसाकोफ सिंड्रोम। कोसाकोफ सिंड्रोम के अंदर क्या आता है? थायमीन की डेफिशिएंसी से एमनीजिया होगा। एमनीजिया किसकी वजह से होता है? जो आपकी मेमोरी बॉडी है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से, और ये है क्रोनिक कंडीशन। और ये होता किस में है? जो अल्कोहल एब्यूजर है, अल्कोहल यूज करते हैं, उन सब में होता है वर्निकी कोसाकोफ सिंड्रोम। विटामिन B1 को क्या कह रहे थे? थायमीन कह रहे थे, एक्ट कर रहा था एज अ कोफैक्टर फॉर द ट्रांसकीटोलेज। अब जो ट्रांसकीटोलेज है ये किस में होता है? एचएमपी शंट, जो आपके आरबीसीज हैं उनके आउटर मेम्ब्रेन में जो एचएमपी शंट चल रहा होता है उसमें होता है। आरबीसी ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी देखो, उसमें क्या है? वर्निकी कोसाकोफ सिंड्रोम, थायमीन मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या है? थायमीन रिस्पॉन्सिव मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया,
और बायोटिन थायमीन रिस्पॉन्सिव बेसल गैंग्लिया डिजीज। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि बेसल गैंग्लिया जब डैमेज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वर्निकी कोसाकोफ होगा। उसके बाद देखो ये क्या कह रही हैं, बेरी बेरी। बेरी बेरी में दो चीजें आ रही हैं, एक है ड्राई बेरी बेरी और एक है वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी होगा तो इसने क्या करना है, आपकी न्यूरोपैथी काज करनी है, ठीक है। न्यूरोपैथी की वजह से क्या होगा, हमारे पास सेंसेशन लॉस्ट होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो वेट बेरी बेरी है, वेट बेरी बेरी में क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। इसमें होता क्या है, वेट बेरी बेरी में आपका जो कार्डिक आउटपुट है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। उधर से जो मायोकार्डियम है, क्योंकि ये सारे जो एक्शन है चल रहे होते हैं, इन सब में जरूरी क्या है, हमारे जितने वो है एंजाइम है, इन एंजाइम को बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है। ये एंजाइम कहाँ पे होते हैं, आपके मसल्स में। जैसे मसल फास्फोराइलेशन होगी, हर मसल में आपका होता है, आरबीसी है उसमें होता है, ये सारे एंजाइम है। अगर एंजाइम के ऊपर इफेक्ट आएगा तो एंजाइम अपना काम सही तरह से कर नहीं पाएंगे। एंजाइम का काम क्या होता है एक्चुअली, कैटालाइज करता है रिएक्शन को। रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। स्पीड अप करता है, ठीक है। अब जब रिएक्शन स्पीड अप नहीं होगा तो क्या होगा, वो रिएक्शन जैसे स्लो होगा तो क्या आपके मसल्स की एक्टिविटी वैसे रहेगी जैसे मसल एक्टिवली काम कर रहा था, चाहे वो स्केलेटल नहीं, मसल हो, चाहे वो कार्डियक मसल हो, कोई भी हो, क्या वो काम कर पाएंगे सही से, नहीं कर नहीं, पाएंगे। उनकी जो एफिकेसी है ना वो अफेक्टेड हो जाती है। उसकी वजह से कह रहे हैं कि ये वेट बेरी बेरी है। अच्छा, वर्निकी कोसाकॉफ हमने कर लिया, अब आ जाओ वापिस। अच्छा, अब पढ़ने की इनकेफ्लोपैथी में हमने क्या पढ़ा, तीन चीजें। कैन से याद रखना है, सी से कन्फ्यूजन, ए से एटेक्सिया, एन से निस्टिगमस। निस्टिगमस या फिर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ये होगी वर्ण्य की इनकेफ्लोपैथी। उसके बाद है कोसाकॉफ सिंड्रोम, उसमें क्या आता है, उसमें ये कैन आएगा प्लस कन्फ्यूजन एंड मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस क्यों हो रहा है हमारा, क्योंकि बेसल गैंग्लिया डैमेज हो रहा है। इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों के साथ साथ यहाँ पे डैमेज क्या होगा, डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, ठीक है। और बेरी बेरी वही दोनों बेरी बेरी आ जाएंगे आपकी, वेट बेरी बेरी भी ड्राई भी। जो वेट बेरी बेरी है उससे हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर है, जैसे कार्डिक डायलेटेड मायोपैथी और एडिमा। और जो ड्राई बेरी बेरी है उसमें क्या, मसल वेस्टिंग होगी और पोली न्यूरोपैथी होगी। अब यहाँ से पढ़ते हैं क्या कह रहे हो। Thiamine deficiency cause beriberi, peripheral neuropathy as a part of beriberi syndrome। और साथ में लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस भी वो पूरा साइकिल जो है उसमें लैक्टेज जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, पेनफुल होगा। बेरी बेरी कैन काज हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर, थायमीन डेफिशिएंसी इन डेवलपिंग कंट्री। अब गौर से देखो, डेवलपिंग कंट्री है, नॉट डेवलप्ड कंट्री। यूजुअली अराइज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट बेस्ड, जैसे पॉलिश राइस आजकल मिल रहे हैं। पार बॉइलिंग, ये एमसीक्यू आता है, पार बॉइलिंग किसकी वजह से होता है, तो थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से, ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है। इसके अलावा अनहस्क्ड राइस। और डेवलप्ड कंट्री में क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है, तो अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से आपका थायमीन डेफिशिएंसी होती है। इन डेवलप्ड वर्ल्ड थायमीन डेफिशिएंसी इज मेन इनकाउंटर्ड इन क्रोनिक अल्कोहलिक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है थायमीन रिड्यूस या डिस्ट्रॉय बाय द हीट लिबाइड ट्रांसएमाइनेज एंजाइम कंटेन इन, कहाँ पे होंगे, माइल्ड राइस या फिर रॉ शेलफिश या फ्रेश वाटर फिश। ये खाने से क्या होगा, आपका थायमीन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन विल इंक्रीज डिमांड ऑफ थायमीन। इसे कैसे याद रखना है, ये आता है आपका कि थायमीन की को यूज करने के लिए आपकी बॉडी को क्या चीज जरूरत है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होगा, उसको हजम करने के लिए आपको थायमीन चाहिए। तो इसका एक निमोनिक है टेक केयर एफबी पर, टेक केयर टीसी एफबी पर, पीआर पर, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल टेक केयर देखो, टी से है थायमीन जो कि जरूरी है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए। थायमीन जरूरी है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए, ये हो गया आपका टेक केयर। एफ से है फैट, बी से है हमारे पास बायोटिन, तो बायोटिन जरूरत है फैट की डाइजेशन के लिए। पी से है प्रोटीन, आर से राइबोफ्लेविन, तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन जरूरी है, राइबोफ्लेविन। तो ये पूरा हो गया आपका निमोनिक टेक केयर एफबी पर।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ बी ग्रुप विटामिन, जैसे स्पेशली थायमीन। राइस इज डिवाइड ऑफ, राइस के अंदर क्या चीजें नहीं होती, विटामिन ए नहीं होता, विटामिन डी नहीं होता, आयरन नहीं होता और विटामिन सी नहीं होता। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी का। The transcatolase activity is measured in RBC is as a index of the thiamine status, और ये as it is आता है जैसे ये लाइन लिखी हुई है। Occurrence and maintenance of the Wernicke-Korsakoff syndrome, which is seen in alcoholic patient and those with the thiamine deficiency is due to, किसकी वजह से होगा, genetic defect in the enzyme transketolase। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को मैंने याद किया था राबिया से। राबिया है, उसके दो बच्चे हैं, कौन कौन से, फैड और एफएमएन। ठीक है, क्यों क्यों कहा है ये मैं बताती हूँ। राइबोफ्लेविन का जो फंक्शन है ना वो है कंपोनेंट, राइबोफ्लेविन कंपोनेंट है ऑफ द फैट एंड एफएमएन इन रेडॉक्स रिएक्शन, और एक्ट करती है एज अ कोफैक्टर फॉर द सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेसिस। तो राबिया के दो बच्चे कौन से हैं, फादी और एफएमएन। फाद एफएडी फाद और एफएमएन। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू आता है फाद और एफएमएन वाला। और दूसरा क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर फॉर द सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, सबसे पहले चिल्लोसिस, मेजेंटा टंग हो जाती है और कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन हो जाएगी। अगर ये एक्सेस फॉर्म में आ जाती है विटामिन बी2 या राइबोफ्लेविन, तो फिर क्या होगा, फिर आपका फैड और एफएमएन गिव 2 एटीपीएस, 2 एटीपी देता है। अब इसे देखते हैं, ये देखो राइबोफ्लेविन का एफ जो है बड़ा करना है। ठीक है, एफ से आपके सारे निमोनिक बनेंगे। एफ से एक तो ये फैटी लीवर उसमें होगा। सोर्स क्या है इसका, सोर्स है हमारे पास पास्ता और ब्रेड वगैरह, उन सब से हमें क्या मिल रहा है, राइबोफ्लेविन। इसके अलावा फिश हो गई, एग और यीस्ट, उनसे भी राइबोफ्लेविन मिलता है। यूजेस, सबसे पहले देखो कॉर्नियल इटेक्सिया ऑन योर फेस, फेस के ऊपर क्या करता है, कॉर्नियल एक्टेसिया, फिल्टर द ब्लड स्टेरिलाइजेशन, और फार्ली होता है ए राइबोफ्लेविनोसिस। उससे क्या होगा, ए राइबोफ्लेविनोसिस से डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी राइबोफ्लेविन की, और उससे हो जाएगी इन्फ्लेमेशन। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, ग्लोसाइटिस होगा, स्टोमाटाइटिस होगा और चिलाइटिस होगा। इसके अलावा जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट हैं उनमें क्या करेगा, ये फिटीग काज करता है। और साथ में MADD, ये क्या है, मल्टीपल एसाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी करेगा अगर तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट देखो हमारे पास है नियासिन, विटामिन B3। नियासिन का सोर्स क्या है, ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान है नियासिन का सोर्स। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, नियासिन ने NAD+ और NADP सिंथेसिस जनरेट करता है 3 ATPase, यूज होता है इन डिसलिपिडीमिया ट्रीटमेंट। और नियासिन डिराइव्ड कहाँ से होता है, ट्रिप्टोफान से डिराइव्ड होता है। अब अगर नियासिन की डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या होगा, सबसे पहले प्लेग्रा होगा। प्लेग्रा में 4 चीजें आती हैं आपकी, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस और डेथ। और ये प्लेग्रा का सिनेरियो बार बार आया हुआ है। उसके अलावा हार्टनप डिजीज, एक्चुअली जो हार्टनप डिजीज होती है वो नियासिन की डेफिशिएंसी से नहीं होती, बल्कि वो डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफान होती है। पहले ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से नियासिन की डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से फिर आगे क्या होता है, हार्टनप डिजीज होती है। और अगर नियासिन एक्सेस फॉर्म में आ गया तो क्या होगा, फिर आपकी फेशियल फ्लैशिंग शुरू हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपर यूरिसीमिया होगा, और पोडेग्रा। पोडेग्रा क्या होता है, मैम वो जो फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है। वेरी गुड, उसे कहते हैं पोटेग्रा। अच्छा, ये ना डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते, आप कहें कि इसका कोई इस तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि अच्छा ये वाला एंजाइम वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सिर्फ एंजाइम की हेल्प करनी है, बाकी ये जो डिजीज प्रोसेस होता है वो अलहदा से साथ साथ चलता रहता है इनकी डेफिशिएंसी या एक्सेस की वजह से। अच्छा, देखो ट्रिप्टोफान से क्या बन रहा है हमारे पास आगे, नियासिन। ट्रिप्टोफान से
हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान बनेगा, वहां से क्या बनेगा, सेरोटोनिन बनेगा, सेरोटोनिन से फिर आगे क्या बन रहा है हमारे पास, मेलाटोनिन बन रहा है और 5 इंडोल एसिटिक एसिड बन रहा है। और ये ऐसे ही आता है, मतलब इसके 2-3 सिनेरियो आते हैं। ट्रिप्टोफान से सेरोटोनिन का भी आता है, ठीक है। सेरोटोनिन से मेलाटोनिन का भी आता है कि इसका पेरेंट कौन सा है, मेलाटोनिन का पेरेंट कौन सा है, तो वो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन का कौन सा है, ट्रिप्टोफान है। अब इनमें से एक चीज की डेफिशिएंसी करके दूसरे की एक्सेस पूछ लेते हैं। और उस ट्रिप्टोफान से नेक्स्ट क्या बन रहा है हमारे पास, राइबोफ्लेविन एक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, लेकिन बन क्या रहा है आपके पास, नियासिन बन रहा है। तो ये एक की हेल्प करते होते हैं, यूं नहीं होता कि सिर्फ एक की कम की वजह से ये सारी डिजीज प्रोसेस हो जाए। अब ट्रिप्टोफान है क्या, ये इसेंशियल अमाइनो एसिड है। अब आपने ये पूरा याद नहीं रखना, बस आपको पता हो कि इस पूरे पाथवे में ट्रिप्टोफान, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन आ रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे है नियासिन, नियासिन से के 2 फंक्शन आ रहे हैं। उससे क्या होगा हमारे पास, विटामिन B3 निकोटिनामाइड। दूसरा क्या है, अगर डोजेज में है तो ये क्या करता है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक करता है। नियासिन विच इज सिंथेसाइज इन लिमिटेड अमाउंट इन द बॉडी, किससे सिंथेसाइज होता है, ट्रिप्टोफान से सिंथेसाइज होता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा प्लेग्रा कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, प्लेग्रा। प्लेग्रा में 3 डीज आते हैं, लेकिन 4 डीज आते हैं। अब डेथ भी इसमें ऐड हो गया। 3 डीज कौन से हैं, डिमेंशिया है, डायरिया है और डर्माटाइटिस है। जब मेरा पेपर था तब इसका सिनेरियो आया था कि एक बंदी है, उसे ना काफी दिनों से स्किन एलर्जी और रैशेस हो रहे हैं और वो ट्रीटमेंट ले रही है, लेकिन ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो रही। जब वो बाहर निकलती है धूप पे तो बहुत ज्यादा वो रैशेस उसके इंक्रीज कर देते हैं। उसे काफी सारी बातें जो है पिछली वो भुलाई जा रही है, चीजें उसे याद नहीं रहती। और अब उसे जो है ना डायरिया भी स्टार्ट हो गया। तो बताओ उसे क्या है। ये मतलब बहुत लंबा करके सिनेरियो बनाया हुआ था, ठीक है। उसमें ये था आपका नियासिन डेफिशिएंसी। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मेज कंटेन, उनमें क्या है, niacin, a form of niacin that a body is unable to utilize, उसे बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती। और इज कॉमन इन दोज हु आर ससेप्टेबल चीफली ऑन मेज, जो खाली मेज के ऊपर होते हैं उनमें ये कॉमन है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास हार्टनप डिजीज। हार्टनप डिजीज में क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी न्यूट्रल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान ट्रांसपोर्टर रिजल्ट इन प्लेग्रा। तो मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट डिजीज इटसेल्फ काज नहीं होती बाय नियासिन डेफिशिएंसी, बल्कि एक्चुअली ट्रिप्टोफान डेफिशिएंट होता है जो कि नियासिन की डेफिशिएंसी काज करेगा और उसके बाद फिर आपकी हार्टनप डिजीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B5। B5 को क्या कहते हैं, पेंटाथिनोइक एसिड, ठीक है। अब बी का फंक्शन क्या है, एक्चुअली B5 मैम, ने एक्ट करना है ऐसा, जी। मैम हार्टनम का मुझे याद ज़हन में नहीं आ रहा, इसमें क्या होता था मैम, ये लेफ्ट एट्रियम का तो नहीं है मैम, जो लेफ्ट एट्रियम की डायलेशन से पीछे हमारा वो कंप्रेस हो रहा था। अच्छा पेंटाथिनोइक एसिड पढ़ रहे थे हम। पेंटाथिनोइक एसिड क्या है हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, डर्माटाइटिस होगा, इंटराइटिस होगा, एलोपेशिया होगा और एड्रीनल इनसफिशिएंसी होगा। देखो क्या फंक्शन है, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए फैटी एसिड सिंथेस, डेफिशिएंसी से डिमेंशिया, इंटराइटिस, एलोपेशिया और एड्रीनल इनसफिशिएंसी। अच्छा हमारे एंजाइम को ना 5 चीजें एज अ को फैक्टर जरूरत है। कौन कौन सी 5 चीजें, एक तो थायमिन पायरोफॉस्फेट, थायमिन कहाँ से आएगा, वही थायमिन B1 जो है, ठीक है। उसके बाद है फैट, फैट कहाँ से आएगा, राइबोफ्लेविन से। B2 नेड, नेड कहाँ से आएगा, B3 से। लिपोइक एसिड आएगा और को ASH, ये क्या है हमारे पास, पेंटाथिनोइक एसिड B5। ये 5 चीजें जरूरत होती हैं हमारे किसी भी एंजाइम को एक्ट करने के लिए, ये एक्ट करती हैं ये 5 चीजें एज अ कोफैक्टर, ठीक है। अब जैसे देखो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है, या TCA साइकिल, उसमें क्या है हमारे पास, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, उसमें क्या है, दो ऑक्सो ग्लूकारेट डिहाइड्रोजिनेज है और ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। अब हम कैसे याद रखेंगे कि एंजाइम को कौन सी 5 चीजें जरूरत है, तो उसे उसके लिए ये निमोनिक है हमारे पास,
टेलीफोन कंपनी, टेलीफोन को TELFON नहीं पढ़ना, टेलीफोन को TFLN पढ़ना है, टेलीफोन कंपनी। T से क्या, थायामीन, F से फैड, FAD, ठीक है। और L से क्या है हमारे पास, लिपोइक एसिड। और N से सॉरी, हाँ, एन से क्या है हमारे पास, एन से नियासिन, NAD, ठीक है, नियासिन से जो मिल रहा है। और लास्ट में क्या है, को ASH कंपनी से, को ASH, ये 5 चीजें एक्ट करती हैं एज अ को फैक्टर, तो टेफ्लॉन कंपनी से याद रखना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट ये है हमारे पास हार्टनप डिजीज। हार्टनप डिजीज में क्या हो रहा है, डिक्रीज क्लिनिकल पल्स में ये है कैरियर प्रोटीन ऑफ न्यूरल अमाइनो एसिड, जिसकी वजह से ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, डिक्रीज ट्रिप्टोफान या ट्रिप्टोफान डेफिशिएंसी, उससे क्या होगा, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन से फिर मेलाटोनिन और 5 इंडोल एसिटिक एसिड, ये सारे डिस्टर्ब होंगे। जबकि ट्रिप्टोफान से दूसरी साइड पे क्या बन रहा था हमारे पास, नियासिन बन रहा था। अब क्योंकि ट्रिप्टोफान कम है तो नियासिन कम है, अगर नियासिन कम है तो फिर वही डिमेंशिया, डायरिया, डर्माटाइटिस और डेथ। मैम इसमें भी सब सारी चीजें हार्टनप डिजीज में वही होती हैं जैसे कि हमें प्लेग्रा में सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं, हार्टनप डिजीज के भी वही सारे सिम्टम्स हैं। मैडम इसमें ये है, वही सारे कैरियर मैंने अभी प्रोटीन डिटेल की से पूरा डेफिशिएंसी। नहीं देखा मैडम, ये इसमें एब्जॉर्प्शन का मसला, इसमें एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड हो जाता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है मेटाबॉलिक। और इसमें नॉन पोलर अमाइनो एसिड जो है, जिसमें ये ट्रिप्टोफैन भी आ रहा है, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती मैम। ठीक है। और इसके वो कोई बाकी सिम्टम वगैरह, डायलेशन बताई भी है कुछ? नहीं वो और चीज है मैडम कि फिर इसमें तो सब लेफ्ट कुछ एट्रियम। वही हुआ ना, जी जी कॉज तो एब्जॉर्प्शन हुआ, बाकी ये नहीं बनेगा, सिम्टम सारे सेम बाकी होंगे। सब कुछ सेम वही होगा। मैम वो चलिए जो ठीक है। डॉक्टर वो अच्छा, नेक्स्ट हम कर रहे हैं विटामिन के। विटामिन B6 कहाँ गया है? ये रहा विटामिन B6। देखो पहले विटामिन B6 का क्या काम है, B6 ने कन्वर्ट करना है पायरिडॉक्सिल फास्फेट, वैसे ये है पायरिडॉक्सिल 5 फास्फेट, ठीक है, उसे कन्वर्ट करता है। कैसे यूज करता है, ALT और AST को। और ये आपका MCQ आया हुआ है, ALT और AST को जो यूज करता है पायरिडॉक्सिन। इंपॉर्टेंट फॉर, किस लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। आप कोई पूछे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम जरूरत है, तो कौन सा विटामिन जरूरत है, तो B6, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, कन्वलियन होगा, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी। और उसमें खास तौर पे जो आइसोनियाजिड आप दे रहे थे इसमें टीबी की एंटी टीबी ड्रग, तो उसमें जरूरी होता है आपका पेरिडॉक्सिन देना, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्टेड टू पेरिडॉक्सिल फास्फेट आ कोफैक्टर यूज्ड इन ट्रांसएमाइनेशन, ALT और AST डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जरूरी है, और ग्लाइकोजन पायरो फास्फोराइलेज के लिए। आइसोनियाजिड थेरेपी इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी, इसी वजह से हम आइसोनियाजिड थेरेपी के साथ B6 जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, कन्वलियन हो रही है, हाइपर इरिटेबिलिटी हो रही है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है ड्यू टू इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस और आयरन एक्सेस। यहाँ देखो मैम आपने इसको बेनिक सिंथेसिस से कैसे रिलेट किया है? कौन सी सिंथेसिस से, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस से। आपने वो अभी वो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया का बताया ना, तो मैं कह रही थी आप उस पॉइंट को जरा दोबारा बता दें, मुझे समझ नहीं आया। उसमें है कि पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से हो क्या क्या रहा है। पैरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से एक तो कन्वलियन होगी, दूसरा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसकी वजह से होती है, जब आप आइसोनियाजिड लेते हैं, उसे यूज करने से क्या होता है, आपकी पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी हो जाती है। इसी वजह से जब आप एंटी टीबी ड्रग देते हो तो साथ में B6 को ऐड कर रहे होते हो। अब सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो पैरिडॉक्सिन है, ये आपका हीम सिंथेसिस जो पाथवे है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे बूस्ट अप करता है, ठीक है। अब जब हीमोग्लोबिन सही तरह से बनेगी नहीं तो उसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा। तो ये कौन से एनीमिया को लीड करता है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया को लीड करता है। पोरफायरिन देखो रिंग में मसला आ जाता है, उसकी वजह से सिटोब्लास्टिक एनीमिया फिर हो जाता है।
जैसे हीम सिंथेसिस हाँ। कुछ एंजाइम्स हैं वो वर्क नहीं कर पाते। हाँ, ये एक्चुअली जो है ना सारे एंजाइम का गेम है, ठीक है? इसमें ये नहीं है कि आप कहें कि कोई डायरेक्टली कोई इसमें रोल है, डायरेक्टली नहीं है, बस उन्हें उन्हीं एंजाइम में उन्हें बूस्ट अप करने में या उनमें मसला आता है इन विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह। और ये होता भी काफी लेट जाके, ये नहीं होता कि फौरन फौरन ही हो जाए, थोड़ा लेट जाके होता है और बहुत लेट ही मतलब आपको पता चलता है इन चीजों का। अच्छा, इसमें देखो डायरेक्ट यूज किस में करते हैं आप B6 को? ट्रीटमेंट ऑफ B6 डेफिशिएंसी, treatment of sideroblastic anemia, treatment of pyridoxine dependent epilepsy, treatment of certain type of mushroom poisoning, इन सब में यूज कर रहे हैं आप pyridoxine को, ठीक है? मॉर्निंग सिकनेस में आप यूज करते हैं विद डॉक्सिलामाइन, और प्रिवेंशन ऑफ पार्किंसनिज्म में भी देते हैं, और आइसोनियासिड में की यूज में भी देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एंटी टीबी ड्रग दैट काज B6 डेफिशिएंसी, तो उसमें भी आप क्या दे रहे हो? B6 दे रहे हो। अच्छा, इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या आएगा? ये एक्ट करता है एज अ को फैक्टर, जैसे ALT AST ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन में, ठीक है? एज अ ट्रांस अमाइनेजेस। अच्छा, ये हेल्प करता है टू मेक कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, ट्रांसफरिंग एन अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड, उसमें भी ये हेल्प करता होता है। अमाइनो एसिड से क्या बनेगा? पेप्टाइड बनेगा, वहां से पॉलीपेप्टाइड, और वहां से क्या? प्रोटीन। इसी वजह इनडायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ये हेल्प कर रहा होता है। देखो अब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ना प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व है। अच्छा, ये ट्रांसफिरेसिस दिए हुए ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस, जैसे एल ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट, यहाँ पे देखो अमाइनो ट्रांसफिरेसिस है, अल्फा कीटो एसिड और अल्फा अमाइनो एसिड, इन सब में क्या है? B6 है, और ये दोनों साइड पे रिएक्शन शो करा रहे हैं, मतलब अल्फा कीटो एसिड भी बन सकता है, अल्फा अमाइनो एसिड भी बन सकता है, ठीक है? इसके अलावा पायरोवेट से देखो एलानिन बन रहा है, किसकी मौजूदगी में? ALT की मौजूदगी में, और ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है, एस्पार्टेट बन रहा है, ये दोनों बन सकते हैं। B6 इसमें जरूरी है, इसमें AST है, यही ट्रांस अमाइनेसिस रिएक्शन है, ठीक है? किसमें आ रहे हैं? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो हमारे पास है बायोटीन, बायोटीन B7 जो है ये मेनली हमारे पास जो रॉ एग्स वगैरह है उनमें, ठीक है? और ये एक्ट कर रहा होता है एज अ को फैक्टर फॉर द कार्बोक्सिलेशन एंजाइम, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? ये इसकी डेफिशिएंसी पहले तो रेयर होती है, अगर हो जाए तो क्या होगा? डर्माटाइटिस होगा, इंटराइटिस होगा, और काज्ड बाय, कैसे काज्ड होगा? बाय द रॉ एग वाइट, जो लोग रॉ एग वाइट खाते हैं, एविड इन कंजम्पशन करते हैं, उनमें क्या होती है? B7 की डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन एक्सेस क्या होगा? स्केली डर्माटाइटिस, एलोपेशिया, पेरेस्थीसिया, काज्ड बाय एंटीबायोटिक यूज। एक्सेसिव जितनी भी एंटीबायोटिक आप यूज करते हैं या एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ रॉ एग करते हैं, तो उससे क्या होगा? B7 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। बायोटिन इज अ को एंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ मैनी फैटी एसिड, और इट एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर द कार्बोक्सिलेशन एंजाइम। नेक्स्ट है हमारे पास फोलेट, फोलेट क्या है? B9 मैम है, ठीक है जी? मैडम हमने साइटोप्लास्टिक की ट्रीटमेंट में भी यही पढ़ा था कि हम B6 देंगे। हाँ, अभी हमने हम्म, पढ़ा नहीं है। नहीं वैसे बता रहा हूँ मैडम, इसकी B6 में हमने ये भी पढ़ा था उधर कि हम साइटोप्लास्टिक एनीमिया में B6 देंगे, और मैडम ये एक्ट एज अ कोफैक्टर भी काम करता है HLA सिंथेस के लिए। ठीक है, आसान हो जाए बच्चों, फिर पढ़ते हैं। विटामिन ई ने इन सबको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना, एक्ट करता है एज अ एंटी ऑक्सीडेंट। अच्छा, मुझे बच्चों बताओ विटामिन ई जो है, सॉरी, जो एंटी ऑक्सीडेंट है सारे, तो उनमें क्या है? प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है? पहले ग्लूटाथायोन, देन उसके बाद विटामिन ई। हाँ, उसको मैंने आपको निमोनिक बताया था एक। नहीं वो नहीं याद। जी टीका के नाम जी से का मैंने निमोनिक ही बताया था। जी टीका, जी से ग्लूटाथायोन, टी से क्या है? ट्रांसफेरिन, टी से ट्रांसफेरिन,
विटामिन ई, सी और फिर हाँ, ई, सी और ए, ठीक है। जीटी का, ठीक है। अच्छा, विटामिन ई ने क्या करना है मेनली? मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज और कैंसर एंड सम एंटी एजिंग इफेक्ट। उसके बाद इट इज लीस्ट टॉक्सिक फॉर द फैट सॉल्युबल विटामिन। और लॉन्ग टर्म विटामिन ई इंटेक मैम इंक्रीज करता है ग्लूटाथायोन के बाद ट्रांसफेरिन बताया आपने? हाँ, ट्रांसफेरिन। ओके। उसके बाद है पेशेंट ऑन हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, जिसे फुल प्रेशर में ऑक्सीजन दे रहे हैं, शुड बी गिवन विटामिन ई टू प्रिवेंट, ताकि प्रिवेंट हो सके लंग इंजरी को, ठीक है, बाय द हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरापी। उसके बाद स्टॉप विटामिन ई इनटेक 2 वीक बिफोर सर्जरी because it may increase the risk of bleeding during surgery. Anti-sterility vitamin also used in treatment of hypertrophic scars और symptom of deficiency क्या होंगे हमारे पास? scars, hemolytic anemia in children, increased risk of cardiovascular disease। और neurological symptom इसमें आएंगे impaired coordination of the muscle relaxation, impaired balance, abnormal sensation, muscle vitamin and VN problem due to damage to retina। उसमें क्या है हमारे पास? retinitis pigmentosa। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ विटामिन के का जरा। विटामिन के सबसे ज्यादा किस में होती है? ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, ठीक है। और कौन से क्लॉटिंग फैक्टर के लिए विटामिन के जरूरी है? फैक्टर 10, 9, 7, 2। 7, 9। ठीक है। और ये क्लॉटिंग फैक्टर में टेक पार्ट करती है, चलो। अच्छा ये बताओ कि जो न्यू बॉर्न है उनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी क्यों होती है? मैम क्योंकि उनमें अभी इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है वो नहीं उस तरह से सिंथेसाइज कर रहा था विटामिन के को। ठीक है। और इसके अलावा जो मदर एक्सेसिव यूज करती हैं एंटीबायोटिक को, तो उनमें भी विटामिन के डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसी वजह से हम बाहर से विटामिन के लगा रहे होते हैं। यस मैम। अच्छा, विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड। ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड कौन कौन से रिएक्शंस के लिए जरूरी है? Hydroxylation of proline and glycine residues. वेरी गुड। आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है, रिड्यूस करता है इसको वायरस स्टेट में, और डोपामिन कन्वर्ट आता है नॉरएपिनेफ्रिन में। ठीक है। और क्या कहते हैं, मेनली इसका एमसीक्यू किसके साथ आता है? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन, ठीक है। और आयरन अब्जॉर्प्शन कौन सी फॉर्म में होगी? फीरस या फेरिक? फेरस। Fe2+ फीरस फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद है इंपॉर्टेंट ऑफ द बीटा हाइड्रोक्सिलेज विच कन्वर्ट डोपामिन इनटू नॉरएपिनेफ्रिन और ट्रीटमेंट ऑफ मेट हीमोग्लोबिनीमिया। ये एमसीक्यू आता है, मेट हीमोग्लोबिनीमिया की ट्रीटमेंट में यूज होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट देखो हमारे पास है विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? रेटिनोल है, ठीक है। इसेंशियल एंड नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल सेल इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू। और ये होता किसमें है? ये भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। और लिक्विड पैराफिन यूज्ड एज अ लेक्सेटिव कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन ए। जो लिक्विड पैराफिन आप यूज करते हैं उससे क्या होगा? हमारे पास विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। विटामिन ए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से भी प्रिवेंट करता है। और ये यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मीजल्स एंड एएमएल, जो कि उसकी कौन सी सब टाइप M3। फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी क्या है? कंजक्टाइवल जीरोसिस। अब इसे याद कैसे रखना है? ये भूल जाता है। क्लिनिकल साइन और सिम्टम, जो साइन होता है, जैसे हम साइन करते हैं तो उसके ऊपर गोल दायरा नहीं लगा देते, जीरो लगा देते हैं, तो जीरो से जीरोसिस याद रखो कि ये उसका साइन है, कंजक्टाइवल साइन। और फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगी। विटामिन ए डेफिशिएंसी रिजल्ट इन डिलेड वुंड हीलिंग, स्पेसिफिकली जैसे एपिथेलाइजेशन। और विटामिन ए के क्लिनिकल फीचर क्या है? हाइपरविटामिनोसिस ए अगर ज्यादा हो गया है तो उससे क्या होगा? स्केली डर्माटाइटिस होगा। ये एमसीक्यू आपका आया हुआ है। टेराटोजेनिक है। और सूडो ट्यूमर सेरिब्री आल्सो अफेक्ट फीटल ब्रेन एंड आई डेवलपमेंट। प्रोड्यूस करता है बोन हाइपरट्रॉफी, पेप्ल एडिमा और फिर स्टूपर काज करेगा।
इसके अलावा मशहूर जमाना वो जो नाइट ब्लाइंडनेस थी आपकी, ये सिनेरियो बार बार रिपीट हुआ है आपका। विटामिन ए का फंक्शन क्या है? वीएन में हेल्प करेगा, एक्ट करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट, एपिथेलियल डिफरेंशिएशन करता है, प्रिवेंट करता है स्केमस मेटाप्लेजिया को, यूज होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ मीजल्स एंड एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमियाज में। ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड इज गिवन एज अ ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसे हमारी एक्नी हो गई तो उसमें हम क्या क्या देते हैं? रेटिनोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस है, ड्राई स्किन है, जीरोप्थेल्मिया है, इम्यूनोस्प्रेशन है, बाइटोटिक स्पॉट मिलते हैं आपको, कैराटिन डेब्रिस मिलेगा ऑन योर कंजक्टाइवा। ठीक है, और कॉर्नियल डीजनरेशन होती है। अगर एक्सेस फॉर्म में होगी तो क्या होगा? सबसे ज्यादा नॉजिया वॉमिटिंग इसकी वजह से होता है। ठीक है, ये आपका सिनेरियो है नॉजिया के साथ। एक्यूट टॉक्सिसिटी में नॉजिया, वर्टाइगो, क्रोनिक टॉक्सिसिटी में एलोपेशिया, लिवर इनलार्जमेंट। टेराटोजेनिक है, क्या काज करता है? क्लेफ्ट पैलेट काज करेगा। दैट्स व्हाई यूज फॉर डबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज एडवाइज विद यूज ऑफ आइसो ट्रेटिनोन। अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना एक्नी की, तो उसे हम फिर मना करते हैं कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो डबल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करनी। डॉक्टर रुचि, इसने सब टाइप की बात की है, AML M3, ये प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया की बात कर रहा है AML, कि उसी में ही हम, जी जी, उसी में ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आर ट्रांस रेटिनोइक एसिड देते हैं प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया में। हाँ जी, उसी में देते हैं। एक माइलोसिटिक ल्यूकीमियाज, उनमें आल जी ट्रांसरेटिनोइक जी। एसिड ट्रीटमेंट में चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी एक्चुअली जो है ना दो फॉर्म में है। D3 जो है कोली कैल्सिफिरोल फॉर्म उसकी, D2 है हमारे पास एर्गो कैल्सिफिरोल फॉर्म। ठीक है, जो एर्गो कैल्सिफिरोल है उसकी सिंथेसिस कब होती है? जब आपकी सन रेस एक्सपोजर होता है। कहाँ से होती है? स्ट्रेटम बेजेल से, टू एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है, अब लीवर में जो विटामिन डी की फॉर्म है वो कौन सी है? 25 हाइड्रोक्सी D3, ये स्टोरेज फॉर्म है लीवर के अंदर। 25 हाइड्रोक्सी D3। किडनी के अंदर कौन सी फॉर्म होती है? 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफिरोल, या इसे क्या कहते हैं? कैल्सीट्राइयोल। ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। अब ये सिनेरियो आता है आपका, एक्टिव फॉर्म कौन सी है, स्टोरेज फॉर्म कौन सी है? तो स्टोरेज फॉर्म 25 हो गई और एक्टिव फॉर्म कौन सी हो गई? 125। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसका फंक्शन, फंक्शन क्या है विटामिन डी का? कैल्शियम फॉस्फेट हीमोस्टेसिस कराएगा और बोन हेल्थ में काम आता है। और अगर ये ना हो तो क्या होगा? रिकेट्स होगा इन चिल्ड्रन और ओस्टियोमलेशिया इन द एडल्ट। ठीक है, अगर विटामिन डी ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, खास तौर पे जो रीनल फेलियर के पेशेंट है, ठीक है, उनमें क्या होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू फेलियर ऑफ अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेशन। रीनल फेलियर इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रम क्या होता है? जो फर्स्ट 4 डेज में ब्रेस्ट मिल्क आता है ह्यूमन बॉडी से, ठीक है, तो वो क्या है? आफ्टर डिलीवरी, तो वो क्या है? उसे आप क्लोस्ट्रम कहते हैं। ये वैसे मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट होता है, येलो इन कलर होता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन डी इज एसोसिएटेड विद एनिमल सोर्स, ये आता है कॉड लिवर ऑयल के साथ, कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी कौन सा है? तो कॉड लिवर ऑयल है। ये एमसीक्यू है आपका। अच्छा, नेक्स्ट, विटामिन डी एब्जॉर्ब अलोंग विद द फैट in diet. Vitamin D is most toxic for the vitamin. Vitamin D appear in the lymph as a component of the chylomicron. ये भी आपका MCQ है कि as a lymph आता है as a component of chylomicron. Overall function of vitamin D3 क्या है? ये maintain करता है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को। Mechanism of action of vitamin D is typical of steroid hormone. ठीक है, जैसे स्टीराइड हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अच्छा, विटामिन डी इनसफिशिएंसी इज रिगार्डेड एज सीरम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल बिकॉज between 21 to 29 nanogram per ml, और कैल्सीटोनिन में used in intoxication of vitamin D.
ये इंपॉर्टेंट है आपका कैल्सिटोनिन वाला पॉइंट, ठीक है। विटामिन डी डेफिशिएंसी काज ऑप्थेल्मोपैथी इन ग्रेव डिजीज। और फॉर ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग तो आपने क्या करना है, 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल को चेक करना है। ये एमसीक्यू हमारे टाइम पे आया हुआ था, 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल वाला। अच्छा, नेक्स्ट है विटामिन डी मेटाबॉलिज्म। Vitamin D3 obtained from the isomerization of pre-vitamin D3 in epidermal या फिर basal layer of the basal layer or intestinal absorption of the natural or fortified, जैसे फूड सप्लीमेंट से आप विटामिन डी दे रहे होते हो, बाइंड टू द विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन इन द ब्लड स्ट्रीम और ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द लीवर। अब फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहाँ पे होगा, लीवर के अंदर होगा, ठीक है। वो जाता कैसे है, 24 हाइड्रोक्सिलेशन की फॉर्म में, वहां पे जाके विटामिन डी कन्वर्ट हो जाता है, D3 कन्वर्ट हो जाता है D3 और D2 बाय 25 हाइड्रोक्सिलेज। तो रिजल्ट क्या होगा आपके उसमें लीवर में, ये बन जाएगा 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल। फिर यही 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल कहाँ चला जाता है, किडनी के पास चला जाता है, वहां पे उसकी 1 नंबर पे जाके हाइड्रोक्सिलेशन होती है, जिसकी वजह से ये क्या बना देगा, 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल बन जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए लीवर में कौन सी फॉर्म है, 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, किडनी में कौन सी फॉर्म है, 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, ठीक है। अब यही 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी है, जो कि डिफरेंट एक्ट करती है, इफेक्ट करती है ऑन द वेरियस टारगेट टिश्यू, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल फ्रॉम 25 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिट्रायोल इज स्टिमुलेटेड। कौन इस चीज को स्टिमुलेट कौन करता है कि ये एक्टिव हो जाए, पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट करता है बाय एंड सुप्रेस बाय, कौन सुप्रेस करेगा, कैल्शियम फास्फेट एंड 125 की फॉर्म अगर ज्यादा हो जाती है तो ये उसकी फॉर्मेशन को स्प्रेस कर देगा। एट हायर कैल्शियम कंसंट्रेशन व्हेन पैराथ हार्मोन स्प्रेस्ड 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट हो जाता है टू द डिफरेंट कंपाउंड। जैसे अब देखो, अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम कंसंट्रेट बन गई है तो 25 वाली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 25 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, दैट इज नो विटामिन इफेक्ट। अब इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, यूं समझ लो ये कोई ऐसी इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव स्टोरेज फॉर्म है जहां पे इसने जाके फिर मजीद आगे एक्ट नहीं करना। और ये एमसीक्यू आपका आया हुआ है एसके मेरे ख्याल में 18 में आया हुआ है, और आपकी डबल ए में भी 24-25 वाला। अच्छा बच्चों, अब इसके ना थोड़े से प्रैक्टिस एमसीक्यू हैं, जरा मुझे उनके आंसर दे दो। 45-year-old male present with night blindness, dry skin, a recurrent infection on examination, keratin debris on the conjunctiva, white hot spot मिल रहे हैं आपको, what is likely underlying deficiency? विटामिन ए। Vitamin A. 32-year-old chronic alcoholic is brought to emergency room with ataxia nystagmus. Which enzyme is mostly impaired due to condition? Enzyme बताना है। थायामीन डेफिशिएंसी थी, एंजाइम बताना है। थायमीन की डेफिशिएंसी तो है, लेकिन मैंने पूछा which enzyme? Transketolase. Very good, ट्रांसकीटोनेस। transketolase. 5-year-old child present with diarrhea, dermatitis, dementia. His patient report that the history of poor diet is there. What is mostly diagnosis? प्लेग्रा। विटामिन D3 डेफिशिएंसी नाइट्रोजन। Very good, plagra. Acha, next 29-year-old pregnant woman is advised to take supplement to prevent neural tube defect in her baby. Which vitamin is critical for this prevention? विटामिन B9. B9। विटामिन B9। ठीक है। 60-year-old man with megaloblastic anemia is found have increased methylmalonic acid level on lab test. Which vitamin deficiency is mostly विटामिन caused? B12। विटामिन B12. B12। Very good. Acha, a child present with bowing of leg, delayed closure of the fontanelle, and history of minimal sun exposure. What is most likely diagnosis? Rickets. Rickets। Good. Vitamin D level rickets. Good. 7-month-old exclusively breastfeed infant is admitted with the history of bruising and bleeding from the gum. Which vitamin deficiency is most likely? विटामिन सी। C is scurvy. सी। बच्चों, 7-month-old infant है। विटामिन डी। सॉरी मुझे नहीं, मुझे नहीं पता, सॉरी।
स्टेटमेंट सुनी हुई। 7 month old exclusively breastfeed infant. Breastfeed, जी breast जी feeding में क्या चीज नहीं थी? विटामिन डी। विटामिन डी नहीं था। विटामिन के। वेरी गुड, विटामिन के की डेफिशिएंसी। अब देखो ना आगे सिम्टम देखो उसके क्या आ रहे हैं। ब्रूजिंग हो रही है, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम हो रहा है, ठीक है, तो क्या है? विटामिन के डेफिशिएंसी। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट अंडरगो लॉन्ग टर्म क्लॉस्ट्रीडियम वाला क्या था कि उसमें सिर्फ अच्छा वो विटामिन डी डेफिशिएंट था। अच्छा, सही। मतलब कि अगर ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं इन्फेंट को तो 2 विटामिन डेफिशिएंट होंगे, विटामिन डी एंड के। हाँ, नहीं नहीं और के हमने यहाँ पे क्यों चूज किया है यार? के इसलिए चूज किया है क्योंकि देखो इन्फेंट है, उसका अपना जो फ्लोरा है वो सही तरह से नहीं बना हुआ, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी विटामिन के उसे नहीं मिलेगा। और दूसरा उसकी जो सिम्टम आ रहे हैं, ब्रूजिंग हो रही है और ब्लीडिंग हो रही है, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से तो नहीं हो सकता ना ब्लीडिंग। और तो वैसे फिर क्या आपने आएगा? क्लॉस्ट्रीडियम की बात की थी, आपने ब्रेस्ट मिल्क की नहीं बात की थी। उसमें विटामिन डी क्लोस्ट्रम तो डेफिशिएंसी। वैसे हमने पढ़ा है विटामिन डी में, क्लोस्ट्रम तो पढ़ा है। यहाँ पे मैंने एम्फेसाइज ब्रेस्ट मिल्क पे इसीलिए किया है क्योंकि उसमें विटामिन के भी नहीं जा रहा। अच्छा ठीक। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है पेशेंट अंडरगो लॉन्ग टर्म आइसोनियाजिड थेरापी डेवलप पेरिफेरल न्यूरोपैथी, व्हिच विटामिन सप्लीमेंटेशन इज रिकमेंडेड? विटामिन बी 6। ठीक है, जिंक अभी हमने पढ़ा नहीं है, चलो आगे। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल्स। मिनरल्स में आता है जिंक और जिंक क्या करेगी? किस में होती है? जिंक डेफिशिएंसी अकर इन पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। जिंक इज नेसेसरी किस लिए? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए। जिंक इज वन ऑफ द मेटालो एंजाइम इन्वॉल्व इन किसमें? लिपिड में, कार्बोहाइड्रेट में और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। जिंक डेफिशिएंसी काज क्या काज करती है? डिले wound healing, hypogonadism, decrease adult hair, dysgeusia, destruction of the sensation of taste, ठीक है। और साथ में इंसोम्निया, सॉरी इनोस्मिया एंड मे प्रीडिस्पोज टू अल्कोहलिक सिरोसिस। और अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल क्या करती है? कफ को लेट। इसके अलावा थायमीन B1 डेफिशिएंसी विच लीड टू अल्कोहल ब्रेन डिजीज नोन एज वर्निकी-कोर्सैकोफ, ये हमने डिटेल में देख ली। मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। जिंक और अल्कोहल इन दोनों की डेफिशिएंसी से ही हो रहा है। अच्छा इसके अलावा जिंक क्या करता है? जिंक का काम क्या है? ये इसेंशियल है फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। जिंक फिंगर प्रोटीन्स के लिए जरूरी है ये, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होगा? डिलेड वुंड हीलिंग, सुप्रेस्ड इम्यूनिटी, हाइपोगोनेडिज्म, एक्रोडर्माटाइटिस और इंटेरोपैथिका। ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है? जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से। और ये इसके एमसीक्यू आते हैं जिंक डेफिशिएंसी के। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। The highest amount found in the किस में होगी? बोन में, and second abundant in the intercellular cation. Where hypomagnesemia जैसे less than 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उससे क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया होगा by inhibiting parathyroid secretion, और माइल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया काज हाइपरकैल्सीमिया। अच्छा यहाँ पे ना मैग्नीशियम डबल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अगर तो ये थोड़ा सा कम है मैग्नीशियम, तो ये कहता है कोई बात नहीं, अगर मैं कम हूं तो कैल्शियम को ज्यादा होने दो। लेकिन अगर ये खुद सीवियरली डिक्रीज कर देता है तो ये कहता है भाई अब नहीं, अब अगर मैं बहुत ज्यादा कम हो गया हूं तो अब कैल्शियम को भी नहीं बढ़ने दूंगा, वो भी कम होनी चाहिए। तो वो क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द मैग्नीशियम डेफिशिएंसी क्या है? पारेंटरल मैग्नीशियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड देंगे। और हाइपर मैग्नीसीमिया में क्या होगा? इम्पेयर रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड डिक्रीज motor and plate sensitivity to acetylcholine in the muscle, or decrease or loss of deep tendon reflex in the earliest clinical indication of hypermagnesemia। इसके अलावा क्या होगा? nausea, vomiting and weakness होगी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क और काउ मिल्क का डिफरेंस बताया हुआ है। ब्रेस्ट मिल्क क्या है? sufficient source of the iron है for first 4 to 6 month in term infant. Breast milk is deficient of vitamin C, K, D, fluoride and pantothenic acid। अब ये हो गया ना क्लियर? देखो विटामिन के और डी दोनों आए हुए हैं, दोनों डेफिशिएंट है, ठीक है।
विटामिन सी, डी, के, फ्लोराइड और पेंटाथिनोइक एसिड, ये सारा कुछ डेफिशिएंट है ब्रेस्ट मिल्क में। इसके अलावा लेक्ट एल्ब्यूमिन इज द मेजर प्रोटीन इन द ब्रेस्ट मिल्क, ये एमसीक्यू आया हुआ है आपका। Important to note that the baby, because of any reason in the goat milk, they need to have folate supplement because folate is deficient in the goat milk. अब पता होना चाहिए कि goat milk में क्या चीज नहीं है, folate नहीं है। breast milk confers passive immunity देता है आपको। इसके अलावा cow milk में क्या है, carcinogens form 90% of the protein in the cow milk. Sodium is higher in the cow milk, which can therefore dangerous if given to baby who is dehydrated from gastroenteritis. उसके अलावा टोटल parental nutrition की कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये जिंक डेफिशिएंसी काज करेगी, हाइपरग्लाइसीमिया काज करेगी, मोस्टली जो कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस आते हैं उनमें। अच्छा, इसका टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन का एक सीक्वेंस है, वो याद है किसी को? मैडम उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन का जो अनकंट्रोल डायबिटीज, हाँ, देन लिवर डिजीज एंड सिंपल डायबिटीज। वेरी गुड, बस यही है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसकी, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, अनकंट्रोल डायबिटीज इज ग्रेटर देन लिवर डिजीज एंड इज ग्रेटर देन डायबिटीज। नॉर्मल जो डायबिटीज होती है उसमें बच्चे फिर भूल के ना डायबिटीज को क्लिक कर देते हैं, तो वो नहीं करना, पहले लिवर डिजीज आती है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया इज मोस्ट कॉमन एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू पैरेंटल न्यूट्रिशन डेक्सट्रोज कंटेंट्स एंड पेशेंट ग्लूकोज टॉलरेंस एंड रेट ऑफ टोटल पैरेंटल इन्फ्लुएंस। अच्छा, काज क्या है इसमें, ये क्या काज करेगी, हाइपोकलीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड वॉल्यूम ओवरलोड और abnormality of the liver enzyme are common in the patient with total parental nutrition. Most common side effect of total parental nutrition क्या है, माउथ अल्सर होंगे, पुअर नाइट विजन होगी क्योंकि इसमें विटामिन ए सही तरह से नहीं जाता, और साथ में स्किन चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कार्डिक फेलियर में नहीं देना, अल्टर्ड फैट मेटाबॉलिज्म में नहीं देना, और काज हाइपर glycemia, that's why contraindicated in uncontrolled diabetes mellitus। और फिर क्या करता है, ब्लड डिस्केरियोसिस करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखो हमारे पास स्मोकिंग काज vitamin C deficiency। Not only does smoking decrease absorption of the vitamin C, बल्कि और क्या करती है, increase करती है body requirement for the vitamin C by 30%। स्मोकिंग इंक्रीज करती है इलास्टेस लेवल को, और स्मोकर लंग इंजरी मोस्ट अप्रोप्रिएट इंजेक्शन ऑफ किसकी वजह से, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन की वजह से होगी। आगे आपको एंटीऑक्सीडेंट बताए हुए हैं, ये हमें पता है, वो जीटी का वाला निमोनिक, ठीक है। विटामिन ए, सी और ई है। इसेंशियल फैटी एसिड कौन से हैं, दो है, लिनोलेनिक एसिड है और लिनोलीक एसिड है। उसके बाद है होमोसिस्टीन यूरिया और होमोसिस्टीनीमिया। B12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, होमोसिस्टीनीमिया। B6 की डेफिशिएंसी क्या होगा, होमोसिस्टीन यूरिया। यूरिन में जो एबनॉर्मेलिटी आएगी वो B6 की वजह से, और जो ब्लड में आएगी वो किसकी वजह से, B12 की वजह से। इसे याद ऐसे रखो कि जो ब्लड है वो हमारा ज्यादा यूरिन, ठीक है, तो इसी वजह से उसे हैवी मार्क्स दिए हुए हैं B12। अच्छा, उसके बाद है इंजाइम। इंजाइम आर प्रोटीन दैट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को फॉर द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, और ये आपका एमसीक्यू आया हुआ है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन रैपिड रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट होने में हेल्प करता है कि वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। अच्छा, उसके बाद है इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, essential amino acid can't be synthesized in human body और must obtain from the daily diet, ठीक है, जिनमें क्या आता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, वेलिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान और हिस्टीडीन। अब जो ट्रिप्टोफान है इसे हमने पढ़ा था ना कि ये प्रिकर्सर है फॉर द नियासिन एंड सेरोटोनिन वगैरह। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कौन से हैं, किट्टी के दो बच्चे हैं, याद रखना, किट्टी है उसके दो बच्चे हैं, ल्यूसीन और लाइसिन। ल्यूसीन और लाइसिन ये है कीटोजेनिक। उसके बाद है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से हैं, जो आपका सीएम है, सीएम के पास सल्फर है, ठीक है, सीएम, सी से सिस्टीन और एम से मिथियोनिन। उसके बाद है एसिडिक। एसिडिक कौन से हैं, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड।
और जो बेसिक है उनमें क्या है हमारे पास, देयर आर 3 अमाइनो एसिड दैट एक्ट एज अ बेसिक साइड चेन एट न्यूट्रल पीएच। कौन कौन से? आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। अच्छा, आपका एक दिन है या 2 दिन? अच्छा देखो, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी के में, ठीक है। उसमें क्या आता है? एलानिन है, आर्जिनिन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, प्रोलीन, सीरीन और टायरोसिन। अब ग्लूटामीन है, ये क्या है? फ्यूल है फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा एंड अदर रेप्लिकेटिंग सेल सच एज, जैसे हमारे लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट और एपिथेलियल सेल वगैरह। अब ग्लाइसिन देखो, नॉर्मली हम ग्लिसरीन यूज कर रहे होते हैं बच्चों, जितने भी हमारे products हैं फर्स्ट को, ये हम जो क्रीम और लोशन यूज करते हैं उनमें भी ग्लिसरीन होती है। वो क्या करती है? बताओ, ग्लिसरीन किस लिए जरूरी है? हम ड्राइनेस से बचने के लिए लगा रहे होते हैं ना ग्लाइसरीन, तो ग्लाइसरीन को याद रखो ग्लाइसिन। तो इसने क्या करना है? आपके एपिथेलियल सेल की इंजरी से बचाना है। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा? एपिथेलियल सेल इंजरी हो जाएगी, ठीक है। देखो, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइसिन का सेल इंजरी, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है और दैट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द स्पाइनल कॉर्ड। आगे है टायरोसिन डेरिवेटिव। टायरोसिन डेरिवेटिव कौन कौन से हैं? T3, T4, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और फिर डोपामिन। ये है टायरोसिन डेरिवेटिव। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, अब देखो फिनाइलएलानिन से क्या बन रहा है? टायरोसिन। टायरोसिन से क्या बन रहा है? डोपा। डोपा से डोपामिन। डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब इन सब में देखो क्या क्या चीज जरूरत पड़ी है। टायरोसिन में है टायरोक्सिन, ठीक है। डोपामिन के लिए से ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास? मेलानिन। अब यहाँ पे B6 जरूरी है डोपामिन से, डोपा से डोपामिन के बनने में। अब डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन बनने में क्या है? विटामिन C जरूरी है। ये सारा कुछ हम ऊपर पढ़ के आए हुए हैं। ट्रिप्टोफान से क्या बन रहा है? नियासिन और सेरोटोनिन बन रहा है। नियासिन आगे जाके NAD प्लस और NADP प्लस दे रही है और सेरोटोनिन क्या दे रही है? मेलाटोनिन दे रही है। हिस्टिडिन से क्या बनेगा? हिस्टामिन। किसकी मौजूदगी में? B6 पायरिडॉक्सिन की मौजूदगी में। ग्लाइसिन से पोरफारिन बन रहा है B6 की मौजूदगी में, और वहां से क्या बन रहा है? हीम बन रहा है। ग्लूटामेट देखो, ये क्या बना रहा है? गाबा और ग्लूटाथायोन B6 की मौजूदगी में। आर्जिनिन से क्या बन रहा है? क्रेटिनिन बन रहा है, यूरिया बन रहा है और नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है।